गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये हमारी जो क्लास है दैट इज फास्ट ट्रैक क्विक रिवीजन इनकम टैक्स। इसका पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको इनकम टैक्स रिवाइज करवाना, और रिवाइज करवाने के लिए हमने एक अलग से बुकलेट बनाया हुआ है। तो जो प्रॉपर जो हमारी इनकम टैक्स की बुक है वो मान लीजिए मुझे लग रहा है कि 380 पेजेस की होंगी, और ये जो फास्ट ट्रैक की बुक है वो 55 पेजेस में है, जहां पर आप एंटायर इनकम टैक्स रिवाइज कर लेते हैं। और इसमें उतना ही लिखा हुआ है जो इम्पोर्टेंट है। जैसे ये पहला चैप्टर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स का है, जो सेक्शन 1 to 4 है, अगर आप इसको जो नॉर्मल बुक है इसको अगर आप देखेंगे तो ये कई पेजेस में है, कम से कम मुझे लग रहा है कि 8 पेजेस में है। इसी को हमने शॉर्ट करके यूं लिखा है, बस खत्म, एक ही पेज में ये खत्म हो गया। तो आप इस ऑब्जेक्टिव को भली भांति ध्यान में रखिएगा, और जब मैं करवा रहूंगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मैक्सिमम जवाब देते रहें। सही बात है। और मैं कुछ कुछ सवाल करूंगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप जवाब देंगे, हाँ या ना। प्लीज बताएं। चलिए, तो मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आप बताइएगा। इनकम टैक्स किस पे लगता है? इनकम टैक्स किस पे लगता है? जल्दी बताइए। इनकम पे। इनकम को याद है हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। वो 2 पार्ट कौन कौन से थे? रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट में आप क्या माइनस करते थे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल रिसीट में क्या माइनस करते थे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनकम आ जाती थी। तो इनकम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। लेकिन ये तो रिसीट है, खर्चे जब तक आप माइनस नहीं करेंगे इनकम नहीं आएगी। तो रेवेन्यू रिसीट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इनकम आएगी। इस इनकम को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था, याद है आपको? पहला, फटाफट बताइए। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी और अदर सोर्सेस। इसको हमने कहा था कैपिटल गेन। करेक्ट है। हमने आपसे यह भी पूछा था कि रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट में डिफरेंस क्या है, या रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू रिसीट। जैसे फ्रूट्स के पीछे कौन है? ट्री है, रेंट। जब शुरुआत की क्लास हुई थी तो आपने ये कहा था जब बार बार मिलेगा तो उसको रेवेन्यू रिसीट कहते हैं। हमने आपसे पूछा था बार बार क्यों मिलता है ये बता दीजिए, तो आपने कहा सर सोर्स ऑफ इनकम होता, कोई चीज होती है जिसके कारण वो बार बार मिलता है। तो आपको रेंट बार बार मिल रहा है, डिविडेंड बार बार मिल रहा है, सैलरी बार बार मिल रहा है, उसके पीछे क्या है? सोर्स ऑफ इनकम है। और वो सोर्स ऑफ इनकम के कारण जब कोई चीज आपको बार बार मिलती है तो उसको रेवेन्यू रिसीट कहते हैं। तो अब हाउस प्रॉपर्टी के पीछे कौन है? सॉरी, रेंट के पीछे कौन है? हाउस प्रॉपर्टी। पीजीबीपी के पीछे आपका बिजनेस है। और रेंट जरूरी नहीं हाउस प्रॉपर्टी से मिले, प्लांट एंड मशीनरी से भी मिल सकता है। तो प्लांट एंड मशीनरी का रेंट है तो अदर सोर्सेस में चला जाता है। सैलरी के पीछे सोर्स ऑफ इनकम क्या है बताइए? सैलरी के पीछे सोर्स ऑफ इनकम सर्विसेज है। अब अगर आप सोर्स ऑफ इनकम को ही बेच देंगे, सोर्स ऑफ इनकम को ही बेच देंगे, यानी कि जिससे पैसा कमा रहे हैं अगर उसी को बेच देंगे तो क्या राइज होगा? कैपिटल गेन।
क्या राइज होगा? कैपिटल गेन। तो बताइए रेवेन्यू रिसीट का मतलब क्या लिखा था हमने? For every revenue receipt, there exists a source of income. That source of income can be tangible asset or intangible asset. और रॉयल्टी के पीछे बताइए सोर्स ऑफ इनकम क्या है? रॉयल्टी के पीछे सोर्स ऑफ इनकम नॉलेज। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? टैक्सेबिलिटी के बारे में बाद में बात करेंगे ऋषभ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? सोर्स ऑफ इनकम को मेंटेन करने का खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? सोर्स ऑफ इनकम को खरीदने का खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसीलिए जब आपने कैपिटल गेन कैलकुलेट किया था तो आपने क्या कहा था? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आप सोर्स ऑफ इनकम को ही बेच रहे हैं, ये सोर्स ऑफ इनकम खरीदा कितने में था वो माइनस कर रहे हैं, तो ये कैपिटल गेन आ रहा था। यही फॉर्मूले से तो आ रहा था। अकाउंट्स में आप प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एक ही बनाते हैं। इनकम टैक्स में प्रॉफिट और लॉस अकाउंट 5 बनते हैं। कितने बनते हैं? 5। वो 5 आए कहां से, डिराइव कहां से हुए? वो यहां से 4 निकले, इसको 1 कहा हमने, आया। चलिए, इतना करने के बाद यही बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने, मुझे लग रहा है 2-3 घंटे लगाए होंगे इसी कॉन्सेप्ट को। अब देखिए इस बुकलेट में खास बात क्या है कि आपको रिवीजन टाइम, हमें लगता है कि इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करने में आपको 10 मिनट लगेगा। जब आपने पहली बार, रिवीजन मतलब क्या होता है? याद करना। रिवीजन का मतलब याद रखना, पढ़ना नहीं होता है, उसको याद करना, आपके दिलो दिमाग में बैठ जाए, ताकि आप आंख बंद करके जैसे गाड़ी चलाते हैं ना, वैसे आपको इसको याद करना है ताकि आप लिख पाए। नहीं तो टैक्स, चाहे वो इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो, संभलेगा नहीं अगर आपने याद नहीं किया तो। अब पढ़ देते हैं। एवरी रेवेन्यू रिसीट इज डिराइव्ड फ्रॉम सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम कैन बी टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। कैपिटल रिसीट, अच्छा कोई पैसा आपको एवं ही मिल जाए, मान लीजिए आपको आपके फादर ने आपको गिफ्ट किया, रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट? कैपिटल रिसीट। क्यों है कैपिटल रिसीट? क्यों है कैपिटल रिसीट? क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम एग्जिस्ट नहीं करता, आपने कुछ किया नहीं है जिसके कारण आपको पैसे मिल रहे हैं। दैट डज नॉट एग्जिस्ट ए सोर्स ऑफ इनकम। तो रिसीट फॉर विच देयर डू नॉट एग्जिस्ट ए सोर्स ऑफ इनकम इज ए कैपिटल रिसीट। आपको याद है हमने 2 एग्जांपल लिए थे, एक तो गिफ्ट का लिया था और दूसरा लिया था एक्सीडेंट कंपनसेशन। एक्सीडेंट कंपनसेशन इज ऑल्सो ए कैपिटल रिसीट, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम एग्जिस्ट नहीं करता है। अब जब हम लोग रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट में डिफरेंशिएशन कर लिया, आखिर कर क्यों रहे हैं? वाई वी आर डिफरेंशिएटिंग रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट, क्यों कर रहे हैं? आखिर हमें यह जानना है कि टैक्स किस पे लगेगा, रेवेन्यू रिसीट वाले इनकम पे लगेगा या कैपिटल रिसीट वाले इनकम पे लगेगा। तो हमने आपको क्या बताया था, जरा बताइए। एक सोने के एक मुर्गी जो सोने का अंडा देती है, बताइए किसके ऊपर टैक्स लगाएंगे? यही एग्जांपल लिया था हमने। एक मुर्गी जो सोने का अंडा देती है, बताइए सरकार किसके ऊपर टैक्स लेना चाहेगी? सोने के अंडे के ऊपर या मुर्गी के ऊपर? मुर्गी, हाँ करेक्ट, अंडे के ऊपर, एग। तो एग रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है? रेवेन्यू रिसीट है। क्यों है रेवेन्यू रिसीट? क्योंकि इसके पीछे सोर्स ऑफ इनकम है, दैट इज मुर्गी, हैन। तो सरकार इसके, अगर मुर्गी के ऊपर टैक्स लग जाए, हैन के ऊपर ही टैक्स लग जाए, तो क्या होगा? ये नहीं आएगा। तो इसीलिए इसके ऊपर हमेशा टैक्स लगता है,
ऑलवेज टैक्सेबल, यही बताया था हमने, अनलेस एग्जेम्प्टेड, अनलेस एग्जेम्प्टेड। याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? हमने इसका एक एग्जांपल लिया था, एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चर इनकम रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है? रेवेन्यू रिसीट क्यों है? आप क्या कमा रहे हैं? क्रॉप्स, याद है ये एग्जांपल, क्रॉप्स फ्रॉम फील्ड। तो फील्ड तो सोर्स ऑफ इनकम है, क्रॉप्स एग्रीकल्चरल इनकम है, और इसको एग्जम्प्ट किया गया। तो एग्रीकल्चर इनकम रेवेन्यू रिसीट होने के बावजूद एग्जम्प्ट हो गया। अब अगर आपने कोई कैपिटल एसेट बेचा है, गोल्ड बेचा है, लैंड बेचा है, ये बताइए ये कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू रिसीट है? कैपिटल रिसीट है, और कैपिटल रिसीट है तो नॉट टैक्सेबल। लेकिन अगर एक्ट में लिखा हुआ है कि इसको हमें टैक्स करना है, तो क्या करेंगे? टैक्स कर देंगे। और हमने ढूंढा और हमें मिला। तो इनकम के डेफिनेशन में, इनकम के डेफिनेशन में सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में कैपिटल गेन लिखा हुआ है। याद है जब मैं इनकम का डेफिनेशन आपको करवा रहा था, मैं बार बार याद है बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि आपको याद ही होगा। इनकम इंक्लूड्स, तो जितनी भी कैपिटल रिसीट वाली इनकम थी, यानी कैपिटल रिसीट थी, वो इनकम के डेफिनेशन में लिखना पड़ा, लिखा हुआ है, हर हालत में लिखा हुआ है। लेकिन सारी रेवेन्यू रिसीट के बारे में इनकम में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन अगर कैपिटल रिसीट है तो उसको लिखना पड़ेगा। बताइए इनकम के डेफिनेशन में गिफ्ट्स लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है? चलिए मैंने डाउनलोड नहीं किया, एक मिनट। तो अब मुझे एक बात बताइए, अब हमने दो डायलॉग बोला था, एवरी रेवेन्यू रिसीट इज टैक्सेबल अनलेस एग्जेम्प्टेड। तो अगर रेवेन्यू रिसीट है तो आंख बंद करके टैक्स लगा दीजिए। लेकिन अगर एक्ट में कहीं लिखा हुआ है इसको एग्जाम करना है, तो हम एग्जाम करेंगे। बताइए किस सेक्शन में लिखा होगा एग्जाम करना? सेक्शन बताइए, सेक्शन 10। ऑलवेज इनकम इज एग्जाम्ड ऑलवेज अंडर सेक्शन 10। अगर कैपिटल रिसीट है तो ऑलवेज नॉट टैक्सेबल। लेकिन अगर एक्ट में लिखा हुआ है इसको हमें टैक्स करना, तो हम टैक्स कर देंगे, और इनकम के डेफिनेशन में डाला गया है इसको। अब मुझे एक बात बताइए, कैपिटल रिसीट को तो टैक्स ही नहीं करना चाहिए था, आपने टैक्स कर दिया। बताइए अब कम टैक्स लेंगे या ज्यादा टैक्स लेंगे? कम लेंगे, कम लेंगे। इसीलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 10% या 20% टैक्स है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे अगर नॉर्मल इनकम है तो स्लैब रेट या फ्लैट रेट, या फिर अगर एसटीटी पेड है तो 15% फ्लैट है। आया? तो ये पूरा हमने ढांचा एक क्रिएट किया था एकदम इनकम टैक्स को एकदम शुरुआत करने से ठीक पहले। अब यही ढांचा आप याद कर लीजिए, यही डेफिनेशन आप याद कर लीजिए, काम बहुत आसान है। और इतना याद करने में कितना टाइम लगेगा, एक बार पढ़ते हैं। टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू रिसीट, एवरी रेवेन्यू रिसीट इज टैक्सेबल अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली एग्जेम्प्टेड अंडर द एक्ट सेक्शन 10। एवरी कैपिटल रिसीट इज नॉट टैक्सेबल अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली टैक्सेबल। इसमें मैं आपसे एक बात पूछता हूं, बताइए गिफ्ट्स फ्रॉम रिलेटिव, नॉन रिलेटिव, और यहां भी कंडीशंस था कितना? रिलेटिव बताइए, गिफ्ट्स फ्रॉम रिलेटिव टैक्सेबल या नॉट टैक्सेबल? नॉट टैक्सेबल। नॉन रिलेटिव,
टैक्सेबल इफ इट एक्सीड्स रुपीज 50,000। लेकिन अब देखिए, मैं आपको लॉ एक बार फिर से बताइए, गिफ्ट इनकम है या नहीं है? गिफ्ट इनकम है या नहीं? सबसे पहले बताइए, गिफ्ट कैपिटल रिसीट या रेवेन्यू रिसीट? कैपिटल रिसीट। अगर कैपिटल रिसीट है तो इनकम के डेफिनेशन में लिखना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? हाँ या ना? यस, लिखना पड़ेगा। अदर सोर्सेज के बारे में बाद में सोचेंगे, लिखना पड़ेगा या नहीं लिखना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। अब अगर लिख दिया तो इनकम तो हो गया। अब अगर इनकम हो गया तो अब तो हेड ही तो चुनना है। हेड अदर सोर्सेज में लाके हमने टैक्स कर दिया इसको, क्योंकि ये, और अदर सोर्सेज में कब जाके टैक्स होता है? अदर सोर्सेज में कोई इनकम कब टैक्स होती है? या तो पहले 4 हेड में नहीं टैक्सेबल हो तो टैक्स हो जाती है, या उसके उस इनकम के साथ जबरदस्ती की जाए तो टैक्सेबल हो जाती है। करेक्ट है? 56 सबसेक्शन 1 एंड 56 सबसेक्शन 2। लॉ समझिए कैसे लिखा हुआ है, उसके बाद में बात करेंगे। 56 सबसेक्शन 2। अब देखिए, गिफ्ट कैपिटल रिसीट था, इसलिए गिफ्ट को इनकम में लिखना पड़ा। अब हेड चुनना था तो उन्होंने हेड बताया 56 सबसेक्शन 2 में, ये जब भी टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा। तो इसका मतलब गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव हो या नॉन रिलेटिव हो, ये ऑटोमेटिकली अदर सोर्सेस में जाके टैक्स हो रहा है। हाँ या ना? यस। अब इन्होंने अदर सोर्सेस में एक्सेप्शन बनाया। कहां बनाया एक्सेप्शन? अदर सोर्सेस में एक्सेप्शन बनाया कि गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव को हम टैक्स नहीं करेंगे। गिफ्ट अप एग्रीगेट ऑफ गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम ऑल ऑफ द पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शुड नॉट एक्सीड 50,000 तक टैक्स नहीं करेंगे। गिफ्ट रिसीव्ड ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज टैक्स नहीं करेंगे। ये सब तो लिखा हुआ था। अरे आया? चलिए, तो देखिए, एवरी कैपिटल रिसीट इज नॉट टैक्सेबल अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली टैक्सेबल। तो एक, अगर आप सोर्स ऑफ इनकम बेचेंगे तो टैक्स कर दिया। कहां जाके टैक्स किया इसको? कैपिटल गेन में। और इसको कहां जाके टैक्स किया? जहां पर सोर्स ऑफ इनकम एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे गिफ्ट्स। कहां टैक्स किया इसको? अदर सोर्सेस में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग तेज हैं, जबरदस्त हैं, आप लोग कमाल जरूर करेंगे। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखिए, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। अब मैं आपसे कुछ कुछ चीजें पूछता हूं, आप देखिए हेड में जाके पूछता हूं, आपको याद आने लगेगा। हाउस प्रॉपर्टी में, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आप कैसे कैलकुलेट करते हैं बताएंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्स, नेट एनुअल वैल्यू आता है, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन, माइनस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आता है। करेक्ट है? अब मुझे एक बात बताइए, ये इनकम फ्रॉम जो हाउस प्रॉपर्टी है, ये रेवेन्यू रिसीट है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू रिसीट है। रेवेन्यू रिसीट में जब भी माइनस होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस होगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। अब मुझे एक बात बताइए, ये म्युनिसिपल टैक्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या नहीं है? हाँ या ना? स्टैंडर्ड डिडक्शन किस लिए मिलता है? किसके बदले मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन? रिपेयर्स, ग्राउंड रेंट, एनुअल चार्ज, इसको हम लोग RAIL, रिपेयर्स, एनुअल चार्ज, इंश्योरेंस, लैंड रेवेन्यू, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, लैंड रेवेन्यू। तेजल, आप
क्या लिख रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। हाउस प्रॉपर्टी का कहां पैकिंग चार्जेस है? चलिए, लैंड रेवेन्यू, बताइए लैंड रेवेन्यू क्या होता है? म्युनिसिपल टैक्स क्या होता है? जल्दी बताइए। म्युनिसिपल टैक्स, इट इज ए टैक्स levied by municipal authority on property, यही तो होता है। मुझे एक बात बताइए, क्या म्युनिसिपल अथॉरिटी जो है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, क्या इंडिया के हर एक सिटी गांव में है? नहीं है। जहां नहीं है वहां स्टेट गवर्नमेंट टैक्स ले लेती है। तो स्टेट गवर्नमेंट जब टैक्स लगाती है प्रॉपर्टी के ऊपर तो उसको लैंड रेवेन्यू बोल देते हैं, और जब म्युनिसिपल अथॉरिटी टैक्स लगाती है तो उसको हम लोग म्युनिसिपल टैक्स बोल देते हैं। करेक्ट है। अब स्टैंडर्ड एक्शन किसके बदले मिलता है? स्टैंडर्ड एक्शन मिलता है इन खर्चों के बदले, रिपेयर्स, ग्राउंड रेंट, एनुअल चार्ज, इंश्योरेंस, लैंड रेवेन्यू के बदले। ये सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या नहीं है? हाँ या ना? वही तो माइनस कर रहे हैं स्टैंडर्ड एक्शन, 30% ऑफ एनएवी। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ये आपने लोन किस लिए लिया है? फॉर बिल्डिंग, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या नहीं है? है। तो आप देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जब भी माइनस होगा, रेवेन्यू रिसीट में जब भी माइनस होगा, क्या माइनस होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस होगा। और ये सिर्फ यही 3 खर्चे माइनस होते हैं, उसके अलावा और कोई खर्चा माइनस नहीं होता। सही बात है या नहीं है? चलिए, उसी तरह से अगर आप बिजनेस में देखें, पीजीबीपी की इनकम जब निकालते हैं आप, मैं आपको बताता हूं एग्जांपल के रूप में। पीजीबीपी की इनकम निकालते, यही कॉन्सेप्ट आया था। पीजीबीपी में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाल बनाते हैं। ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। ये क्रेडिट साइड में सारे सेल्स, ये सब लिखते हैं आप। इस बिजनेस को रन करने के लिए सारे खर्चे माइनस करते हैं, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, वाटर एक्सपेंसेस, दुनिया भर के खर्चे माइनस करते हैं। सही बात है या नहीं? अगर आपने बिजनेस के लिए कोई बिल्डिंग खरीदी है तो बताइए उसको कहां ले जाते हैं आप? बताइए उसको कहां ले जाते हैं? बैलेंस शीट में। तो जितना भी एसेट्स है, चाहे वो बिल्डिंग हो, लैंड हो, बिल्डिंग हो, इनटेंजिबल एसेट्स हो, ये सब कहां आता है? इधर आता है। ये सारे क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है या नहीं है? हैं? अगर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो क्या ये पीजीबीपी के साथ माइनस होता है या नहीं होता? इसके बदले क्या माइनस करते हैं? डिप्रिसिएशन। और पीजीबीपी का एक डायलॉग मैं हमेशा बोलता हूं, पीजीबीपी में अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो हर हालत में माइनस हो जाएगा, अगर वो बिजनेस के लिए है तो। और कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो माइनस होगा, आज नहीं होगा तो कल होगा, आज नहीं होगा तो कल होगा। और कल क्या है? डिप्रिसिएशन ही तो है। थोड़ा थोड़ा माइनस होता रहता है। चलिए, तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम इज व्हाट?
कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम आपको याद रहेगा या नहीं रहेगा, हाँ या ना? आपको चुटकी बजाते ही मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू रिसीट, तो आप तुरंत बोले फॉर एवरी रेवेन्यू रिसीट, या रेवेन्यू रिसीट इज डिराइव्ड फ्रॉम सोर्स ऑफ इनकम एंड दैट सोर्स ऑफ इनकम कैन बी टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स, है ना? तो ये कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू, इसको आपको याद करना है। जब आप याद करेंगे तो आप पहला रिवीजन किया तो यहां मान लीजिए आपने लिखा 15 मिनट्स याद करना, डिड यू मेमोराइज? और इसको 24 घंटे के अंदर मेमोराइज कर लीजिएगा। याद है आपको, मैं हमेशा हर क्लास में बोलता हूं, अगर आप 24 घंटे के अंदर टैक्स याद करेंगे तो आपको आएंगे 100 में 100, नहीं तो अगले 25 घंटे के अंदर टैक्स भूल जाएंगे और मैं मान लूंगा कि आज आपने ये क्लास अटेंड ही नहीं की और अगले 48 घंटे में मुझे भूल जाएंगे। तो ये चीज आपको 24 घंटे के अंदर, अभी आज की क्लास खत्म होगी, 24 घंटे के अंदर इसको आपको रिवाइज करना है। उम्मीद है आप करेंगे। ये बेस है, ये बेस है टैक्स का, इसी से पूरा इनकम टैक्स निकला है। आप बड़े बड़े केस लॉस करेंगे, जब आप देखेंगे तो वो इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, वो सबसे पहले उसको बाइफर्केट करते हैं रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट में, जितने भी लॉयर्स हैं, है ना? तो ये बेस है। चलिए, अब सवाल ये उठता है कि अगर इनकम है तो किसके ऊपर टैक्सेबिलिटी आती है? अच्छा, मैं इनकम के से पहले मुझे एक बात बताइए, टैक्स हम लोग किस पे लगाते हैं? टैक्स ऑन टोटल इनकम। Total income is defined under section 2 subsection 45. Now how do you compute total income? And gross total income is defined under section 14. अब ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है? बोलता है यू ऐड ऑल दी 5 हेड्स। पांचों हेड के नाम बता दीजिए फटाफट। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस। सेक्शन बताएंगे सैलरी का? आप बताइए फटाफट, नहीं तो मैं तो लिख डालूंगा। 15 to 17, सॉरी 15 to 17, ये 22 से 27 पीजीबीपी, 28 से 44 डी, आगे भी बढ़ गया है लेकिन हम लोग डी तक ही लिख रहे हैं। 44 डी कैपिटल गेन, 45 टू 55 ए अदर सोर्सेस, 56 टू 59। और हमने आपको कहा है कि सेक्शन याद करना जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको इनकम टैक्स अच्छी तरह से समझ में आएगा, इसलिए जरूरी है। बताइए, इसको करने के बाद हम 2 एडजस्टमेंट करते हैं। पहला, क्लबिंग ऑफ इनकम सेक्शन बताइए 60 टू 65। फिर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस सेक्शन बताइए 70 टू 80। ये आता है ग्रॉस टोटल इनकम। अरे क्या लिख दिया, जीएसटी लिख दिया। ये आता है ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें लेस क्या करते हैं? 80C टू 80U, तो आता है टोटल इनकम। करेक्ट है? फिर इस टोटल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करते हैं, स्पेशल इनकम, नॉर्मल इनकम, कैजुअल इनकम, वो सबको डिवाइड करके टैक्स कैलकुलेट करते हैं। लेकिन उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे जब हम लोग रेट्स ऑफ टैक्स करेंगे आपके साथ। अब मैंने इसके बाद आपको कहा था सेक्शन याद कर लीजिए। अब मैं आपसे पूछूंगा, बताइए 30 किस चैप्टर का है? सेक्शन 30 किस चैप्टर का? फटाफट बताइए। हम लोग रिविजनरी क्लास ले रहे हैं। 30 किस चैप्टर का? फटाफट लिख के बताइए। पीजीबीपी, बहुत बढ़िया।
57, other sources 25 double A, हाउस प्रॉपर्टी, बहुत बढ़िया। 17, सैलरी। मुझे तो लगता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपना 40% टाइम सैलरी में देते हैं। इससे बाहर निकलिए सैलरी के चैप्टर से और पहुंचिए पीजीबीपी में और कैप के। सैलरी क्लरिकल चैप्टर है। इस सैलरी के चैप्टर में है क्या? हाउस रेंट अलाउंस निकालिए, 3 चीजें याद कीजिए, पुट कीजिए, आ जाता है ना। स्टैंडर्ड एक्शन दिस और दिस विच एवर इज लोअर आ जाता है। उस सैलरी एक ऐसा चैप्टर है जहां पर चीजें आप याद करते जाइए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दिमाग आपको पीजीबीपी और कैपिटल गेन में लगाना, इंटेलिजेंसी वहीं चाहिए। तो इसको फटाफट कंप्लीट कीजिए आप, फटाफट, इतना टाइम मत दीजिए और इतने प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये सेक्शंस याद होने बहुत जरूरी है, जो मैं आपको बार बार बोलता हूं। अब मुझे एक बात बताइए, आप टैक्स कब देते हैं? सबसे पहले बताइए, पहले टैक्स देते हैं या पहले पैसा कमाते हैं? पहले पैसा कमाते हैं। आप डेली बेसिस पे पैसा कमाते हैं या रुक रुक के पैसा कमाते हैं? जैसे इंटरेस्ट आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है, इंटरेस्ट डेली बेसिस पे अक्रू होता रहता है। आप जॉब कर रहे हैं, सैलरी डेली बेसिस पे अक्रू होता रहता है। आप पीजीबीपी बिजनेस दुकान खोले हुए, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ पैसा आता रहता है। तो टैक्स आपसे गवर्नमेंट कब लेती है? मरने के बाद या जिंदा रहते ही ले लेती है? और हिसाब से तो मरने के बाद ही लेना चाहिए। क्या लेके आए थे जो क्या ले जाएंगे? लेके आए थे जीरो, जब मरने के बाद देख लो कितना पैसा मेरे पास बचा हुआ है, उस पर टैक्स लगा के खत्म करो, 100% टैक्स ले जाओ। लेकिन जिंदा रहते हुए, जिंदा रहने के लिए तो पैसे रहने दो मेरे पास। सही बात है या नहीं है? लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। तो अब हम लोग धरातल पे आते हैं। आप हर फाइनेंशियल ईयर में, सही बोल रहे थे जल, इसीलिए हमने कहा धरातल पे आते हैं। आप हर फाइनेंशियल ईयर में आप पैसे कमाते रहते हैं। जिस फाइनेंशियल ईयर में आप पैसे कमाते हैं, उस फाइनेंशियल ईयर को आप क्या नाम देते हैं? प्रीवियस ईयर। क्या नाम देते हैं आप? प्रीवियस ईयर। तो बताइए, प्रीवियस ईयर इक्वल टू फाइनेंशियल ईयर। कौन सा फाइनेंशियल ईयर? कौन सा फाइनेंशियल ईयर? फाइनेंशियल ईयर तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, इन विच इनकम इज अर्न्ड। करेक्ट। अब आपने यहां पर पैसे कमा लिए, आप टैक्स कब देंगे? फाइनेंशियल ईयर 1 में पैसे कमाए तो टैक्स कब देंगे? फाइनेंशियल ईयर 2 में। तो जिस फाइनेंशियल ईयर में आप टैक्स देते हैं उसको क्या कहते हैं? असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर इक्वल टू फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर एक्ट्स बोथ एज प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। हेलो, फाइनेंशियल ईयर एक्ट्स बोथ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। करेक्ट है या नहीं है? इसमें आप टैक्स देते हैं। बताइए, कैलेंडर ईयर का मतलब क्या होता है? जैन टू दिसंबर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है? अप्रैल टू मार्च। तो प्रीवियस ईयर भी हमेशा अप्रैल टू मार्च होगा और असेसमेंट ईयर भी हमेशा अप्रैल टू मार्च होगा। सही बात? यही तो लिखा है हमने, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च होता है। तो हमने फाइनेंशियल ईयर का नाम चेंज करके प्रीवियस ईयर कर दिया, इस फाइनेंशियल ईयर का नाम चेंज करके असेसमेंट ईयर कर दिया। पहले पहले प्रीवियस ईयर, ये पहले प्रीवियस ईयर, बाद में असेसमेंट ईयर। बताइए, इस फाइनेंशियल ईयर 2 में, यानी कि इस असेसमेंट ईयर में आप पैसा कमाते रहेंगे या रुक जाएंगे?
तो ये भी प्रीवियस ईयर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? और इस प्रीवियस ईयर का टैक्स आप कब देंगे? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो वो असेसमेंट ईयर हो जाएगा। अरे आया? अब देखिए हमने क्या लिखा है। असेसमेंट ईयर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, याद रखिएगा जो भी सीएस प्रोफेशनल में, सॉरी सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स हैं, वहां पर वो कभी कभी डेफिनेशन के बेसिस पे एमसीक्यू, अब तो एमसीक्यू आ रहा है, उस पर वो पूछ सकते हैं। और सीए इंटर में भी कुछ मार्क्स के एमसीक्यू आने लगे, तो वहां इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल में ये डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है। करेक्ट है? अब पढ़ते हैं। असेसमेंट ईयर मीन्स द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। मीन्स लिखा हुआ है, इसका मतलब मीन्स लिखा हुआ है, इसका मतलब जल्दी बताइए। और कुछ इंक्लूड नहीं है, क्लोज डोर डेफिनेशन है बस। और ये, और कितने महीने का होगा? कितने महीने का होगा? 12 महीने से कम का हो सकता है, या 12 महीने से ज्यादा का असेसमेंट ईयर हो सकता है? नहीं हो सकता। और इन्होंने लिख तो दिया मींस पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, लेकिन वो 12 मंथ्स शुरू कहां से होगा? अप्रैल से शुरू होगा, दिसंबर से शुरू होगा, होली दिवाली, तो उन्होंने लिखा है कमेंसिंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। तो और 12 महीने जोड़ेंगे तो 31 मार्च आएगा। तो हमने क्या लिखा? असेसमेंट ईयर इक्वल टू फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस ईयर सेक्शन 3 में डिफाइंड है, मींस द फाइनेंशियल ईयर। तो इन्होंने प्रीवियस ईयर का मतलब ये नहीं लिखा है कि प्रीवियस ईयर मींस द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, इन्होंने लिख दिया डायरेक्ट प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। इसके ठीक पहले आता है। आया? अब मुझे एक बात बताइए, आप पहले पैसा कमाएंगे या पहले टैक्स देंगे? पहले पैसा कमाएंगे। तो आपने यहां पर जितने भी पैसे कमाए हैं उसका कैलकुलेशन आप कब करेंगे? ऐसा कैलकुलेशन कब करेंगे? असेसमेंट ईयर में करेंगे, यानी कि यहां पर करेंगे। और फिर उसके बाद ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न पे टैक्स दे देंगे। मान लीजिए 30 सितंबर इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। क्या क्या गवर्नमेंट आपको कह सकती है यहां पैसा कमा ही रहे हो, असेसमेंट ईयर में देना ही देना है, यहीं देते रहो? पॉसिबिलिटी या नॉट पॉसिबिलिटी? बाय वे ऑफ एडवांस टैक्स एंड बाय वे ऑफ टीडीएस। करेक्ट। तो मान लीजिए आपने जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की वो 100 आया, एडवांस टैक्स और टीडीएस आप 80 ऑलरेडी दे चुके हैं, तो बैलेंस और कितना देना है? 20। इस 20 को क्या कहते हैं हम लोग? इस 20 को क्या कहते हैं हम लोग? सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सेल्फ असेसमेंट टैक्स। करेक्ट। सेक्शन 140A। अब मुझे एक बात बताइए, एक कॉन्सेप्ट और है। जो टैक्स आपको असेसमेंट ईयर में देना चाहिए वो टैक्स आपसे गवर्नमेंट प्रीवियस ईयर में ही मांग लेती है। ये एडवांस टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं, जो टैक्स आपको असेसमेंट ईयर में देना चाहिए वो टैक्स आपसे प्रीवियस ईयर में ही मांग लिया जाए। उसके 5 एक्सेप्शन थे, याद है आपको? हमने बहुत ज्यादा इस पे एम्फसाइज नहीं किया था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद दिलाते हैं। यस, शिपिंग 172। देखिए क्या होता है। एक हांगकांग की शिपिंग कंपनी, हांगकांग की शिप इंडिया आके कार्गो और पैसेंजर लेती है। बताइए कार्गो और पैसेंजर से वो पैसा कहां से कमा रही है? जल्दी बताइए। इंडिया से, तो ये इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है? इंडियन इनकम है।
इस हांगकांग की शिप का रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है? ऋषभ रेजिडेंट कैसे करा? नॉन रेजिडेंट है। पर नॉन रेजिडेंट इंडियन इनकम पे टैक्स देगा या नहीं देगा? देगा। कब देगा? ये तो चला जाएगा, कार्गो पैसेंजर लिया वो चला जाएगा, इंडिया वाला हांगकांग जाके तो नहीं ढूंढेगा। तो इसको कहा गया शिप यहां छोड़ने से पहले उसी वक्त टैक्स दीजिए, और रेट है 40%। तो इसको असेसमेंट ईयर का इंतजार नहीं करवाया गया, उससे एंटायर टैक्स 100% टैक्स उसी वक्त ले लिया गया। एडवांस टैक्स तो आप इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, टीडीएस कुछ परसेंटेज कटता है, यहां पर इससे एंटायर टैक्स जितना इसका बनता है वो पूरा टैक्स इससे ले लिया जा रहा है 100%। मान लीजिए इसका टैक्स 40% के हिसाब से बनता है तो 40% पूरा जमा करवाना होगा इसको। आया? तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट थे जिसमें 5 एक्सेप्शन थे। Exception to the previous year income of the previous year taxable in the previous year itself instead of assessment year। देखिए taxable in the previous year itself। Section 172 income of a non-resident shipping companies। एयरलाइन कंपनी के बारे में नहीं कह रहा, सिर्फ शिपिंग कंपनी के कह रहा है। क्यों नहीं कह रहा है एयरलाइन के? मतलब क्योंकि शिपिंग कंपनी, पहले एयरलाइन समझिए, हम जहां उड़ते हैं, जिस कंट्री में उड़ते हैं, वो कंट्री की एयरलाइन भी हमारे यहां उड़ती है, तो हमारा DTAA होता है उनके साथ, तो हम प्रोफेशनल लेवल में करवाते हैं। तो सिर्फ शिपिंग कंपनी का है। फिर ये 174 कहता है इनकम ऑफ ए पर्सन लिविंग इंडिया विथ नो इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग टू इंडिया। बताइए कैसे पता लगेगा कि कोई इंडिया से, मान लीजिए माइकल जैक्सन तो रहा नहीं, कोई जस्टिन, प्रियंका चोपड़ा का हस्बैंड का नाम क्या है? निक, गाना गाता निक जोन्स आया इंडिया में और एक शो किया